ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ए आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू, हर जगह मदद पहुंचाता है। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। बिना ज्ञान के स्वतंत्रता हमेशा दुखदायी होती है और बिना स्वतंत्रता के ज्ञान बेकार है। जॉन एफ कैनेडी ने ये बात कही थी। सवालों के घेरे में स्वास्थ्य सेवाएं। आजकल आप देखते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था हो चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, इन पर वो खूब सवाल उठते हैं। सवाल खड़े होते हैं कि नहीं होते हैं, उन्हीं की बात हो रही है। देश में आज भी पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। यही वजह है कि आबादी का बड़ा हिस्सा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए भटकना पड़ता है। देश में अस्पतालों, चिकित्सकों की उपलब्धता जनसंख्या घनत्व के हिसाब से बहुत कम है। सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं, आधारभूत संरचना, चिकित्सकों, दवाइयों और कुशल और प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ, कमरे और दूसरी सुविधाओं की कमी है। और इन्हीं अभाव के कारण देश में निजी स्वास्थ्य क्षेत्र को विस्तार करने का मौका मिल गया, जिसका गरीब लोगों से कोई वास्ता नहीं है। और जबकि स्वास्थ्य सेवा किसी भी देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण मापदंड है, क्योंकि बिना स्वस्थ समाज के किसी भी देश का आर्थिक और औद्योगिक और सांस्कृतिक विकास संभव नहीं है। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं का क्षेत्र लगातार सुधार और विस्तार का केंद्र है। हालांकि अभी भी हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इनके समाधान के लिए सरकार काम कर रही है। अब भी स्वास्थ्य क्षेत्र में स्थिति दयनीय बनी हुई है। यही वजह है कि हर साल करोड़ों भारतीय महंगे होते इलाज के कारण आर्थिक रूप से बर्बादी के कगार पर पहुंच जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अस्पतालों के भारी भरकम बिल भरने की वजह से भारत में हर साल करीब 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। ऐसे लोग इलाज के लिए कर्ज लेते हैं। इसका प्रमुख कारण सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं तक आम लोगों की पहुंच नहीं होना है। और चलिए, अच्छी बात हुई कि वो आयुष्मान योजना आ चुकी है, वरना आप सोचिए कि कोई गंभीर बीमारी हो गई तो परिवार बर्बाद हो जाते थे। इतना महंगा हमारे देश में इलाज है। असली भारत गांव में बसता है, मगर गांव के लोगों की सेहत की देखभाल करने वाले चिकित्सा केंद्र आज भी बदतर ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा विशेषज्ञों की काफी कमी देखी जाती है और शहर और गांव के बीच एक ऐसी खाई बन गई इसके नतीजे भविष्य में काफी भयावह हो सकते हैं। भले ही देश में तरक्की के कितने भी दावे किए जाएं, पर गांव में करीब 60 से 70% चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी होना अपने आप में कई सवाल पैदा करता है। ऐसे में स्वस्थ भारत, खुशहाल भारत कैसे बनेगा, यह एक बड़ा सवाल है। निस्संदेह सरकार हर साल स्वास्थ्य सेवाओं पर करोड़ों रुपए का बजट पेश करती है, लेकिन आज भी देश की स्वास्थ्य सेवाएं सवालों के घेरे में। स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाल स्थिति किसी से छिपी नहीं है। और शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आप देखिए मानव संसाधन को बेहतर बनाया जा सकता है। अमृत सेन ने का कहना है कि उदारीकरण के लिए चाहे जितने भी क्षेत्र खोल दें, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें हर हाल में सरकारी नियंत्रण में होना चाहिए। मगर ऐसी सलाह पर कौन ध्यान देता है? कनाडा, डेनमार्क और आप देखिए स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में दुनिया की सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। मगर भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में बिना ज्यादा पैसे खर्च किए अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती हैं। जाहिर है कि आबादी लगातार बढ़ने के बावजूद आधारभूत ढांचे में सुधार जितना ध्यान देना चाहिए उतना नहीं दिया गया। यह विडंबना तब है जब आप देखिए देश में इन समस्याओं से निपटने के लिए सभी जरूरी कार्यक्रम और नीतियां मौजूद हैं, लेकिन इन्हें ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है। लागू करने में कोताही बरती जा रही है। हालांकि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की घोषणा और क्रियान्वयन से यह आस जगी थी कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर बदल जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ है। और आश्चर्य है कि भारत अपनी कुल जीडीपी का करीब 2% हिस्सा भी स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च नहीं करता, तो जो 141 करोड़ आबादी वाले देशों के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। यह ठीक है कि आयुष्मान भारत योजना जैसे सरकारी कार्यक्रमों ने करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की है, फिर भी स्वास्थ्य क्षेत्र में अभी कई समस्याएं हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने पिछले महीने राज्यसभा में बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का खर्च सकल घरेलू उत्पाद के 1.84% तक पहुंच गया। उन्होंने दावा किया कि यह धीरे धीरे 2.5% के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। साफ है कि दूसरे विकासशील देशों की बराबरी के लिए हमें काफी कुछ करना होगा। स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च का वैश्विक स्तर 6% माना गया है।
6% का आंकड़ा भारत अब कब हासिल करेगा, इसका कोई अनुमान नहीं है। साफ है कि स्वास्थ्य शायद भारत के राजनीतिक एजेंडे के प्राथमिक बिंदु में नहीं रहा। अर्थशास्त्री अमृत सेन भी लगातार जोर देते रहे कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किसी एकीकृत कार्ययोजना की सख्त जरूरत है। उनका मानना है कि आर्थिक प्रगति के साथ साथ सामाजिक प्रगति भी उतनी ही जरूरी है। यदि हम चीन और भारत के आर्थिक विकास की तुलना करें तो चीन के आर्थिक विकास का बहुत बड़ा कारण उसका स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश करना रहा है। भारत को भी अपने नागरिकों को विश्व की स्पर्धा में आगे लाने के लिए उन्हें यह उपहार देना होगा। और फिक्की के एक सर्वे के मुताबिक 65% भारतीय बीमार होने पर महंगे इलाज के कारण कर्ज में फंस जाते हैं, और इनमें से 3% तो ऐसे हैं जो बीमारी पर खर्च की वजह से गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। इतना ही नहीं, बीमारी पर होने वाले 61% खर्च जेब से दिया जाता है, यानी इसके लिए ना तो कोई बीमा होता है और ना ही कोई दूसरी योजना। वही हमारे देश हृदय, गुर्दा और स्वास्थ्य रोगों का घर बनता जा रहा है। मधुमेह के लिए तो उसे विश्व की राजधानी भी ही कहा जाने लगा है। नेशनल हेल्थ सर्वे में ये बात सामने आई कि 15 से 49 वर्ष कि पुरुषों में दिल की बीमारी मौत का प्रमुख कारण बन रही है। यह ठीक है कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च किए जाने वाली राशि का बजट में प्रावधान लगातार बढ़ाया जा रहा है, पर स्वास्थ्य क्षेत्र में जितनी उपलब्धता होनी चाहिए उतनी अभी नहीं हो पाई है। फिर भी बीते कुछ वर्षों में भारत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति की है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त उपलब्ध है। सरकार को एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं तक सबकी आसान पहुंच हो और कम खर्च में इलाज हो सके। दरअसल किसी भी देश के लिए उसके नागरिकों का स्वास्थ्य एक बड़ी पूंजी होती है। यदि नागरिक स्वस्थ हैं तो वहां की सरकार देश की सुरक्षा, शिक्षा समेत अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश और प्रगति पर ध्यान दे सकती है। सही है कि भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी काम हुआ है, पर अभी बहुत काम होना बाकी है। देखिए, एक बात आपको बता दूं, जो कमियां हैं, आधारभूत संरचनाओं में कमी है, उसके बारे में बता दिया करिएगा। और देखिए, और जो इससे परेशानियां हो रही हैं उनके बारे में, और देखिए सरकार के तरफ से क्या पहल की जा रही है उनके बारे में आपको बता देना चाहिए। सरकारी किसी भी तरह के आंकड़े हैं, कोई भी किसी भी एजेंसी के आंकड़े हैं, उन्हें भी आप लोग उल्लेख कर दिया करिएगा। अगर हम लोग आयुष्मान भारत योजना की बात करें तो 23 सितंबर 2018 में इसे लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है ये। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स तो आप लिखेंगे, देंगे कि नहीं देंगे, मुख्य परीक्षा आप लिखेंगे, इंटरव्यू आप देंगे। सक्रियता और सफलता, दुनिया में लगभग सभी लोग अपनी आजीविका के लिए या फिर नाम कमाने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं, मगर कुछ लोग ज्यादातर लोगों से बहुत आगे निकलकर अपने क्षेत्र में, कुछ अपने जिले या फिर राज्य में, और कुछ ऐसे लोग इससे भी आगे बढ़कर देश और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना लेते हैं। उनके पास नाम, शोहरत, पैसा, सुकून, सफलता सब कुछ होता है। यह इसलिए कि ऐसे कुछ लोग उन ज्यादातर लोगों में से नहीं होते हैं जो बेमन या मजबूरी से अपने काम करते हैं। ये उन चंद लोगों में से होते हैं जो अपने काम में पूरी तन्मयता से डूबे रहते हैं, दिन रात उल्लास उमंग से मेहनत करते हैं और धैर्यपूर्वक अच्छे नतीजे का इंतजार करते हैं। ऐसे लोगों का जीवन मंत्र है कर्म ही पूजा। आज के समय में आप देखिए, ऐसे दर्जनों लोग दुनिया में हैं जो विश्वविख्यात हैं और सफलता की चरम पर हैं। हर कोई जानता है कि उनकी जिंदगी, काम और राह आसान कभी नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन में अभूतपूर्व, कठिन और जटिल परिस्थितियों का सामना किया। हार, जीत और आशा निराशा के भंवर से ना जाने कितनी बार जूझे। उनका जीवन भी किसी उड़न झूले जैसा रहा। कई बार उन्होंने खुद को उल्लास, उमंग, प्रशंसा, सफलता के शिखर पर महसूस किया, और कई बार ऐसा भी महसूस किया कि मानो कि सब कुछ समाप्त हो चुका और आगे कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता या फिर काम में मेरा मन नहीं लगता। ऐसा इसलिए कि उन्हें पता है कि सफलता कोई पेड़ पर लटका पका हुआ आम नहीं है जो इनकी झोली में अटक गया। उन्होंने अपने काम से जी भर कर प्यार किया, उससे ही अपना सब कुछ समझा और हमेशा धैर्य बनाए रखा। हाल ही में अंतरिक्ष में करीब 9 महीने तक विषम परिस्थितियों में अटक कर सुनीता विलियम्स ने कहा कि अगर आप मन लगाएं, दृढ़ संकल्प रखें, कोई रास्ता खोजें, तो आप जो करना चाहें कर सकते हैं। आप कभी खुद को किसी चीज में जकड़ा हुआ महसूस ना करें। कुछ ऐसा खोजें जो आपको पसंद है, जैसा कि वह मिल जाए। आप उस पूरे मन से अच्छी तरह करें, बस यही महत्वपूर्ण है। वास्तव में संतुष्ट होने का एकमात्र तरीका यही कि आप वह करें जिसे आप महान मानते हैं। महान काम करने का एकमात्र तरीका है कि आप जो करते हैं उसे प्यार करें। सफलता और सुकून सकारात्मकता से ही मिलते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति अगर सफलता के शिखर पर हैं और समस्याओं का बेहतर तरीके से समाधान कर पाते हैं तो यह कोई जादू नहीं है, बल्कि सीधा सरल विज्ञान है। इसका संबंध
इसका संबंध हमारे मस्तिष्क की क्षमताओं और भावनात्मक बुद्धिमत्ता से है। अध्ययन बताते हैं कि सकारात्मक लोगों के मस्तिष्क का टैगमेंटल क्षेत्र अधिक सक्रिय होता है, उन्हें आशावादी बनाता है। सकारात्मक लोगों के मस्तिष्क की तंत्रिका उन्हें नए विचारों के लिए खुली बनाती है। हमारे सामाजिक व्यवहार कैसा होगा, इसके लिए हम समस्याओं को कैसे सुलझाते हैं, यह सब ब्रेन सर्किट से तय होता है। अपने मस्तिष्क को सकारात्मकता के लिए अधिक सक्षम बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए निरंतर सकारात्मक दृष्टिकोण वाली भाषा का इस्तेमाल करना, चीजों के उजले पहलुओं को देखना और ऐसे सवाल पूछना जरूरी है जो किसी भी परिस्थिति में सर्वश्रेष्ठ हल खोजकर उन्हें बेहतर बनाने पर केंद्रित हो। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि परिस्थिति से सोच बनती है, और बल्कि सोच से परिस्थिति नहीं है। हाँ, परिस्थिति से सोच नहीं बनती, बल्कि सोच से परिस्थिति बनती है। हमारा काम अक्सर चुनौतियों और समस्याओं से घिरा होता है, एक तरह से भरा होता है, और लेकिन आप देखेंगे भरा होता है, और इसमें आप देखिए, लेकिन अंततः यही काम हमें खुशी देता है। लाखों लोगों के लिए उनका काम दुख का कारण है। कई लोगों के लिए काम पैसे कमाने का जरिया मात्र है। जरूरी नहीं कि हमारा काम अनोखा या असाधारण हो, लेकिन कोई भी काम जो जीवन में मूल जोड़ता है वह महत्वपूर्ण है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय का एक अध्ययन बताता है कि सफलता में 15% भूमिका तत्वों की और 85% भूमिका हमारी सोच नजरिए की होती है। मगर हमारा पूरा ध्यान सिर्फ तथ्यों पर ही रहता है। ज्यादातर लोग अपने कार्य के प्रति नहीं, बल्कि अपने प्रति केंद्रित रहते हैं। नतीजन वे एक औसत जीवन जीते हैं। जिन लोगों ने इस दुनिया में शोहरत पाई, उन्होंने अपने काम को जी जान से चाहा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हो या अल्बर्ट आइंस्टीन, रतन टाटा हो या स्टीव जॉब्स, हर कोई अपने काम को दीवानगी की हद तक चाहता रहा है। यह मानकर चलना चाहिए कि हमारी प्रतिभा और हमारे जीवन कुदरत का अनमोल उपहार है। संपूर्णता और अच्छा नतीजा निरंतर कार्य सक्रियता और समर्पण से आता है। और जब हम अपने काम से संतुष्ट या खुश नहीं होते, तो चिड़चिड़ापन, उदासी और संशय हमें पर हावी हो जाते हैं। हम अंतर्मुखी हो जाते हैं और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से डरने लगते हैं। हमें अपने डर का सामना करना चाहिए, और तभी हम एक व्यक्ति के रूप में सफल हो पाते हैं। और हमें अपनी प्राथमिकताओं की फर्क जरूर होनी चाहिए। अपने काम को मजेदार बनाने के लिए आप छोटे छोटे बदलाव कर सकते हैं। काम में मनोरंजन खोज सकते हैं। सफलता का रास्ता असफलताओं से होकर ही जाता है, इसलिए असफल होने पर खुद को कोसना नहीं चाहिए। निराश होकर प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पूर्ण संकल्प, साहस और आत्मविश्वास से निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। देख रहे आप लोग, देखिए मैंने कहा ना, आप में अगर संतुष्टि है ना, तो आप दुनिया के सबसे सक्सेस इंसान है, मानिए या ना मानिए। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि बहुत ठीक पथ पर हैं, सफल हैं अपनी ज़िंदगी में, फिर भी परेशान हैं। वो मैं कह रहा हूँ कि टेंशन लेते रहते हैं, दुनिया भैया ऐसा नहीं है, भैया ऐसा नहीं है। उनके बाल आधे झड़ गए, पता है। और मैंने उनसे पहले भी कहा, वो आदिवासी तेल नहीं मंगाते रहते हैं, एंजाइटी अवसाद में भी बने रहते हैं। तो मैंने कहा कि ये टेंशन की वजह से हो रहा है, चिंता की वजह से हो रहा है, लेकिन फिर भी परेशान है। क्या कर सकते हैं। मस्त रहिए, बिंदास रहिए। मैं कह रहा हूं, जो काम मिला है आपको उसमें 100% दीजिए। यही सफलता है, यही संतुष्टि है, यही खुशियां भी है। आखिर कटघरे में पिछले महीने जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई आतंकी हमले के एक अहम आरोपी तैयबुर राना को भारत को प्रत्यर्पित करने के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दिया, तभी यह साफ हो गया कि उसे भारत लाने के दिन करीब आ गए हैं। हालांकि उसने अपराधों की गंभीरता के मद्देनजर यह पहले भी स्पष्ट किया कि उसके लिए राहत की कोई सूरत नहीं बनने जा रही, मगर अब गुरुवार को आखिरकार उसे भारत प्रत्यर्पित कर दिया गया। इसी के साथ मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों, अन्य पीड़ितों के परिजनों के लिए इंसाफ की एक उम्मीद मजबूत हुई है। तैयबुर राना का प्रत्यर्पण भारत की ओर से काफी समय से लगातार कोशिश जारी थी, और उसमें निरंतरता का ही यह नतीजा है कि इस दिशा में एक बड़ी कामयाबी मिली। जाहिर है कि अब भारतीय कानूनों के तहत राणा को न्याय के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा, और जिससे बचने के लिए उसने अमेरिका में अपने सभी दांव आजमा लिए हैं। गौरतलब है कि लश्कर ए तैयबा की योजना के मुताबिक जिस गिरोह ने मुंबई में बड़े पैमाने पर एक साथ आतंकी हमला किया और उसमें 164 लोग मारे गए थे, तैयबुर राना ने उसमें मुख्य साजिशकर्ता की भूमिका निभाई थी, लेकिन तब उसे पकड़ा नहीं जा सका। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक राना उसके बाद भी अपने आतंकी साथी डेविड कोलमैन हेडली के साथ अन्य देशों में आतंकी हमले करने की योजना में सक्रिय रहा, मगर डेनमार्क में हमले की योजना को अंजाम देने के पहले ही जब वह अमेरिकी एजेंसियों की पकड़ में आया, तब जाकर उसकी आतंकी करतूतों का रास्ता रुका। वरना यह कहना मुश्किल है कि मुंबई में आतंकी हमलों की तरह वह कितने आम लोगों की जान लेने का सूत्रधार बनता। पकड़ में आने के बाद अमेरिका में वर्ष 2013 में उसे डेविड कोलमैन हेडली के साथ मुंबई में आतंकी हमले को अंजाम देने और डेनमार्क में इसी तरह का बड़ा हमला करने की योजना बनाने का दोषी करार दिया गया। तब वहां की अदालत ने राणा को 14 वर्ष की कैद की सजा सुनाई, और मगर
जब अब भारत की ओर से अपने अपने कानून के तहत कटघरे में खड़ा करने के लिए उसके प्रत्यर्पण की कोशिश चल रही थी, तब उसने इसे रोकने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया था। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संबंध में कहा था कि मुंबई आतंकी हमलों के साजिशकर्ता तहब्बुर राना को भारत को प्रत्यर्पित कर दिया जाएगा, मगर यह जिस स्तर का संवेदनशील मामला था उसमें कई बार आखिरी समय में अड़चन खड़ी होने की आशंका बनी रहती है, और शायद इसलिए राना को भारत लाने में कामयाबी को केंद्रीय एजेंसियों के सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यर्पण भारत की एक अहम कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। मगर यह भी सच है कि इसके लिए भारतीय खुफिया एजेंसियों को करीब 1.5 दशक तक लगातार प्रयास करना पड़ा, और इस मसले पर पाकिस्तान ने भले ही तैयबुर राना के पिछले 2 दशकों से कनाडी नागरिक होने का हवाला देकर फल्ला झाड़ने की कोशिश की, इसके बावजूद अब यह उम्मीद की जा सकती है कि मुंबई हमलों में पाकिस्तान स्थित ठिकानों से काम करने वाले आतंकी संगठनों, उससे जुड़े आतंकियों की भूमिका कुछ और साफ होकर रहेगी। और देखिए, पड़ोसी हमारा पाकिस्तान है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आप लोगों को अमेरिका देखने को मिल जाएगा, वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। मनमानी की हद। मुठभेड़ के नाम पर पुलिस की मनमानी जिस तरह देश में बढ़ी वह चिंताजनक है। मानवाधिकार संगठन अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं। पुलिस को भी कई बार फटकार लगाई जा चुकी है, और लेकिन उसकी यह प्रवृत्ति खत्म नहीं हुई। आज भी वह जांच के नाम पर किसी को भी कटघरे में उठा लेती है। ऐसी घटनाओं से नागरिकों का न केवल पुलिस पर से भरोसा उठता है, बल्कि उसमें असुरक्षा की भावना आ जाती है। ज्यादातर घटनाओं में पुलिस उचित कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाती। ऐसे कई मामले सामने आए जब नागरिकों को घरों से उठाकर पीटा गया या फिर उन्हें मारने के बाद मुठभेड़ की कहानी रच दी गई, जबकि कई घटनाएं पूरी तरह फर्जी मुठभेड़ की भी होती हैं। इस तरह मानवाधिकारों का जो उल्लंघन होता है, वही पीड़ित को निष्पक्ष सुनवाई और सुरक्षा का अधिकार नहीं मिलता पाता है। 2.5 साल पुराने मामले में नोएडा पुलिस की मनमानी उस समय उजागर हुई जब 12 पुलिसकर्मियों पर पिछले दिनों प्राथमिकी दर्ज हुई। हैरत की बात है कि फरवरी में आए अदालती आदेश पर अप्रैल में अमल किया गया। इस मामले में सादी वर्दी और बिना नंबर वाली गाड़ियों में आए पुलिसकर्मियों ने एक शख्स को घर से उठाकर पीटा था, फिर दिल्ली में पड़ रहे उसके बेटे को मुठभेड़ में जख्मी कर दिया था। नोएडा की इस घटना से पता चलता है कि पुलिस तंत्र में जवाबदेही किस कदर अभाव। ज्यादातर पुलिसकर्मियों को नहीं पता है कि संविधान में नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, और कानूनी एवं न्यायिक प्रक्रिया का भी कोई महत्व है। दरअसल कठोर कार्रवाई न होने से पर्याप्त पुलिसकर्मी बार बार मनमानी करते हैं। कायदे से किसी भी मुठभेड़ के बाद तत्काल स्वतंत्र निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आए, पीड़ितों को इंसाफ मिले। और नागरिकों के मानवाधिकार की रक्षा के लिए आवश्यक भी है कि वो पुलिस तंत्र को जवाबदेही तय करने के साथ उसे संवेदनशील बनाने की भी जरूरत है। शीर्ष अदालत के दिशा निर्देश का भी अगर सख्ती से अनुपालन हो तो पुलिसकर्मियों की मनमानी पर अंकुश लग सकता है। मगर जब कुछ पुलिसकर्मी ही आपराधिक शकल अख्तियार करने पर उतारू हो, तो वह इंसाफ की उम्मीद का क्या होगा। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।